हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार होंगे और रात से और ज़्यादा शानदार हो गए होंगे नोटिफिकेशन को देखकर कि भाई साहब अब तो वैकेंसी आ गई है। अब जो है वो समय आ चुका है जब कहीं और समय देने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। मतलब पूरा का पूरा समय जो है आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे देना होगा, खुद का एनालिसिस करना होगा, खुद का मूल्यांकन करना होगा कि भाई साहब आखिर कमी कहाँ चल रही है, कौन से हम लोगों के वीक पॉइंट हैं, कौन से हम लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उनको पहचानना होगा। वीक पॉइंट पे ज़्यादा समय देना होगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे थोड़ा सा कम समय देना होगा। लेकिन समय जो है वो हर चीज़ को देना होगा, हर सब्जेक्ट को देना होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो हर चीज़ पे ध्यान देंगे, हर चीज़ को साथ लेके चलेंगे, मजबूत बनाते हुए चलेंगे, अपनी कमियों को दूर करते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो 4543 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, जो एक अच्छा खासा नंबर है। लास्ट वैकेंसी से कंपैरिजन करें तो आप लोगों की आधे के करीब हैं, आधे से भी कम हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इतनी भी वैकेंसी बहुत हैं। ठीक है, तो मेहनत करिएगा और बेफालतू की चीज़ों में नहीं उलझना है और चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं भी उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जिक्र नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी के बारे में जिक्र नहीं किया है, सेट्स थ्योरी के बारे में जिक्र नहीं किया है। यानी वो जो स्पेशल चैप्टर होते थे उनके बारे में जिक्र नहीं किया है। तो जिक्र नहीं किया है तो क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे? जिक्र नहीं किया है तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे जो चीज़ एग्जाम में दी हुई है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, और अंकित सर ने भी आप लोगों को बताया होगा कि रीजनिंग जो है वो उसमें इंक्लूड की गई है, तो मैथ वाले पोर्शन में रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो मैथ के क्वेश्चन का वेटेज जो है वो कम हो जाएगा, मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा सब कुछ पहले भी दिया हुआ था। मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ्स में पहले भी पूछे गए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैथ्स के क्वेश्चन भी रीजनिंग में पूछे गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम नहीं होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम नहीं होंगे। एग्जाम के लिए लगभग कितना टाइम मिलेगा? अभी टाइम मिलेगा लगभग हम कह सकते हैं कि 2-3 महीने आप लोग मान के चलिए, 3 महीने तो कम से कम मान के चलिए, है ना। फिर भी मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अभी से जुट जाइए, अभी से जुट जाइए और मेहनत भाई साहब उस लेवल की आपको मेहनत करनी है कि आज ये सोच के करना है कि भाई साहब इन कंधों पर जब स्टार सजेंगे तो माहौल क्या होगा। बस उस सोच के साथ आप लोगों को बढ़ना है। ठीक है। हाँ, अगर मैं पहले भी जिक्र नहीं किया था पर आए थे, नहीं, बिल्कुल गलत बात। इसका मतलब एनालिसिस आप लोगों ने नहीं किया है। 2017 में पूछे गए थे जब इन टॉपिक्स का सिलेबस में जिक्र किया हुआ था, लेकिन 2021 में इन टॉपिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी शिफ्ट में, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी शिफ्ट में मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, है ना। हाँ, क्लास कब से 2 घंटे की चलेगी? क्लास कल से ही 2 घंटे की चलेगी, क्योंकि आज तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा बचा नहीं है ना। और कल से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो कल से क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटा तो मिनिमम है। उससे बाद में देखेंगे कितनी चलती है। 1.5 घंटा तो चलेगी ही चलेगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं कि सलाह सजेशंस आप लोग थोड़ा सा कम रखिएगा क्लास के अंदर। जितना बेहतर आप लोग जानते हैं उससे बेहतर कहीं मैं जानता हूं। 2021 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से करना है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें तो खाने का कुल खर्च जो है 58 रुपये प्रतिदिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च जो है वो 0.20 रुपये से बढ़ जाता है। तो खाने का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन क्या था?
तो मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि आंसर जो होगा वो 320 का मल्टीपल होगा, और 320 के मल्टीपल होने का मतलब है आंसर 16 से जरूर कटता होगा। आंसर 16 से जरूर कटता होगा। तो 16 से कटने के लिए 8 से कटना चाहिए। अगर मैं इसे देखूं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 से ही नहीं कटेगा तो 16 से कैसे कट जाएगा। ये 8 से कट रहा है, 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 6 बचेगा, 16 से भी कट रहा है। 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 6 बचेंगे, 8 एकम 8 1 बचेगा, 8 एकम 8 6 बचेंगे, नहीं कटेगा 8 से। अगर मैं ऊपर देखूं मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो आप देखेंगे कि 8 से तो कट रहा है, 16 से कटेगा, 16 दूनी 32 होता है, 6 बचेगा, 16 दूनी 32 होता है, 16 तिया 48 होता है, कितना बचेगा 48 और 50, 16 बचेगा, नहीं कटेगा 16 से। 16 से कट तो रहा है, 16 से ये तो कट जाएगा भाई साहब। 16 दूनी 32 होते हैं, कितना बचा 6 बचा, 60 हो गया, 16 तिया 48 होते हैं, और कितना बचेगा 12 बचेगा, नहीं कटेगा 16 से। तो एक ही ऑप्शन है जो 16 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन है जो मेरे प्यारे दोस्त 16 से कट रहा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर हम इसे मेथड से करें तो कैसे करेंगे। मुझे नहीं पता प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा कितना था, मैंने मान लिया ए रुपए खर्चा था, तो 320 व्यक्तियों का इतना खर्चा हो जाएगा। अब उसने कहा है 58 रुपए प्रतिदिन कम हो जाता है, यानी अगर मैं इसमें से 58 घटा दूं तो ये अब का खर्चा आ जाएगा। पहले छात्र 320 थे, 10 ने कक्षा छोड़ दी है तो 310 छात्र रह गए हैं। तो खर्चा कितना कम हो जाता है, प्रति व्यक्ति खर्चा a माइनस 0.2 हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा। यहां से अगर मैं देखूं तो ये 320 a माइनस 58 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जब 310 की गुणा a में करेंगे 310 ही आएगा, माइनस 31 दूनी 62 आ जाएगा, आएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 320 में से 310 आएगा, बढ़ जाता है ना, बढ़ रहा है बेटा, प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब ये देखिए 320 में से 310 जाएगा तो 10 बचेगा, है ना। 58 और 62 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक ही वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी प्रति व्यक्ति जो खर्चा होगा वो 12 रुपए होगा। तो उसने कहा है 320 व्यक्तियों का कितना खर्चा हो जाएगा। तो 12 की गुणा करिए, 12 0 0, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब होगा 3840। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, डिविजिबिलिटी रूल आप लोग लगा सकते थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए व्यक्ति होटल में खाना खाने जाते हैं, 6 पर्सन, 6 व्यक्ति लिख दीजिए मेरे भाई, यहाँ 6 मिसिंग है। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्ति, उनमें से 5 प्रत्येक 32 रुपए अपने खाने पर खर्च करते हैं, ठीक है। जबकि 6वां व्यक्ति जो है, छठा व्यक्ति जो है, उन 6 के औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो उसने कहा है सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी, यानी टोटल खर्चा कितना होगा वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताना है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर 5 व्यक्तियों ने कितने रुपए दिए हैं, 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 32 रुपए का खर्चा किया है, ठीक है। ये जो छठवां व्यक्ति है, ये जो छठवां व्यक्ति है सबके औसत से, सबके औसत से, यानी जितना इस पर खर्चा आना था उससे भी सबके औसत से कितने रुपए ज्यादा देता है, सबके औसत से, सबके औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है, सबके औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि जितना इस पर खर्चा पड़ रहा था उतने तो इसने दिए ही दिए, साथ में ये 80 रुपए और दिए। ये 80 रुपए देने का कारण था इन 5 व्यक्तियों ने 80 रुपए कम दिए होंगे। भाई इसने अपने औसत के बराबर तो दे ही दिए हैं, सबके औसत से, मतलब जितना औसत पड़ रहा था उससे 80 रुपए ज्यादा दिए हैं। 80 रुपए ज्यादा देने का मतलब है इन 5 व्यक्तियों के 80 रुपए उसने दिए होंगे, यानी इन सभी व्यक्तियों को 16-16 रुपए और देने चाहिए थे।
अगर इन्होंने पहले 32-32 रुपए दिए हैं तो 16-16 रुपए और देने चाहिए थे, यानी प्रत्येक का खर्चा जो है वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। 48 रुपए टोटल सबका खर्चा है, 6 व्यक्ति हैं तो टोटल खर्चा 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 288, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सबके खर्चे से 80 रुपए ज्यादा दिए हैं, यानी उन 5 व्यक्तियों के 80 रुपए दिए हैं, तो हर व्यक्ति को 16-16 रुपए और देने थे, यानी पहले वो 30 दे रहे थे तो अब सब व्यक्तियों को 46 देने थे। तो 46 के हिसाब से 6 व्यक्तियों का खर्चा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 288 हो जाएगा। बताइए, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए। उनमें से 19 जो है वो अपने भोजन पर 175 रुपए के हिसाब से खर्च कर देते हैं। ये जो 20वां व्यक्ति है, 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से, यानी सभी के औसत से, सभी के औसत का मतलब जितना उस पे भी खर्च आ रहा था उससे कितने रुपए ज्यादा दिए हैं, 19 रुपए अधिक खर्च किए हैं। ये 19 रुपए किसके लिए दिए होंगे, ये 19 रुपए इन 19 व्यक्तियों के लिए दिए होंगे, यानी सबने एक एक रुपया कम दिया होगा, सबने एक एक रुपया कम दिया होगा मेरे भाई। अगर सबने एक एक रुपया कम दिया होगा तो मेरे प्यारे दोस्त सबके हिस्से में 176 रुपए आ रहे होंगे, हर एक व्यक्ति को 176 रुपए देने होंगे। तो उसने पूछा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए, तो 176 के हिसाब से 20 व्यक्तियों का टोटल खर्चा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 3520 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3520 रुपए आ जाएगा। सबके हिस्से में आने वाला, सबके हिस्से में आने वाले रुपए 176 थे, इस हिसाब से टोटल खर्चा जो होगा वो 3520 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 बताइए। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा। 7 दोस्तों ने एक प्रोजेक्ट पर 30-30 रुपए खर्च किए। ये 7 दोस्त हैं, एक प्रोजेक्ट पर 30-30 रुपए खर्च किए हैं, कर दिए बच्चे। 8वां दोस्त उन सभी 8 के औसत खर्चे से, ये जो 8वां दोस्त है ना भाई साहब, ये सभी के औसत से, सभी के औसत से, यानी जितना इसके हिस्से में आता था उससे भी 63 रुपए अधिक खर्च करता है। अपने हिस्से से भी, अपने हिस्से से भी 63 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो ये 63 रुपए किन लोगों के दिए होंगे, इन 7 लोगों के दिए होंगे, क्योंकि अपना हिस्सा तो वो दे चुका है, अपने हिस्से से भी 63 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो 63 रुपए ज्यादा खर्च करने का मतलब है इन 7 व्यक्तियों ने 63 रुपए कम दिए होंगे, यानी हर एक व्यक्ति को 9 रुपए और देने चाहिए थे। यानी कि अगर हर एक व्यक्ति पहले 30 रुपए दे रहा था तो उनका ओरिजिनल खर्चा, उनका सही खर्चा 39 रुपए होगा। हर एक व्यक्ति को 39 रुपए देने चाहिए थे। अब उसने कहा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है, तो 39 के हिसाब से 7 लोगों की धनराशि कितनी हो जाएगी, 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 तिया 21 और 6 27 हो जाएगा। यानी उन्होंने जो टोटल खर्चा किया, अच्छा 8 दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं मेरे भाई, 39 के हिसाब से 8 का खर्चा कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 तिया 24 और 7 31 हो जाएगा। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 8 के द्वारा, 312 रुपए हो जाएगा, 312 रुपए हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते थे आंसर 8 का मल्टीपल होगा, और 8 का मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को यही नजर आएगा, यही नजर आएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो मिसलेनियस होंगे,
मिसलेनियस होंगे मेरे भाई, जिन्हें हम लोग या तो कर चुके होंगे या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, बताइए। बेटा आप लोग उलझाने की कोशिश मत करो। एग्जाम कितने टाइम में होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता है। अभी आप मान के चलो कि जितना जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, अभी आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप अभी अपनी चीज़ों को कवर करने पे ध्यान दो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और तैयारी बेहतर हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो, है ना। बस ये जानो कि हमें हर हाल में हर टाइम जो है वो हमारे दिमाग में स्टार रहने चाहिए, बस। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान, पहले 4 महीने में औसत ये दिया हुआ है, अगले 5 महीने में औसत ये दिया हुआ है, अंतिम 3 माह के दौरान औसत खर्च ये दिया हुआ है, ठीक है। वर्ष के दौरान पूरी साल की बचत 5500 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी, ठीक है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 4 माह का औसत दे रखा है मेरे भाई 2500, 4 माह का औसत है 2500, तो 4 माह का खर्चा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। अगले 5 माह का औसत दे रखा है 2750, अगले 5 माह का औसत दे रखा है 2750, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 37 को 7 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अंतिम 3 माह का औसत कितना दे रखा है, अंतिम 3 माह का औसत 3550 दे रखा है। तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा, 3 0 0, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 तिया 15 16 को 6 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। क्या ये पूरी साल का खर्चा हो जाएगा? अगर ये पूरी साल का खर्चा है तो टोटल खर्चा पूरी साल का 7 7 14 को 4 हासिल 1 हो जाएगा। ये 34,400 पूरी साल का खर्चा हो जाएगा। अगर पूरी साल के खर्चे में टोटल बचत को जोड़ दूं तो क्या पूरी साल की इनकम आपके सामने आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी पूरी साल की इनकम जो है हमारे सामने आ चुकी है कि हमने पूरी साल में इतना रुपए कमाया होगा। उसने कहा है परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, यानी वो 1 महीने की मासिक आय पूछना चाहता है, तो हमें इसे 12 से डिवाइड करना होगा। अगर 12 से डिवाइड करोगे, 12 तिया 36 होते हैं, 3 बचेगा, 12 तिया 36 होते हैं, 3 बचेगा, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त मंथली इनकम कितनी आ जाएगी? मंथली इनकम 3325 आ जाएगी। मासिक आय कितनी आ जाएगी? मासिक आय मंथली इनकम 3325 आ जाएगी। भाई अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम बेसिकली होता क्या है? एक्सपेंडिचर, खर्चा प्लस सेविंग होता है। इनकम जो होता है वो खर्चा प्लस सेविंग होता है। अगर 4 महीने का खर्चे का औसत 2500 दिया है तो इन 4 महीने में क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 महीने का औसत 2750 दिया है तो 5 महीने का योग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 3 महीने का औसत इतना दिया है तो योग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर मैं पूरा 12 महीने का औसत योग निकालूं तो 34,400 हो जाएगा। अगर 34,400 रुपए मैंने टोटल 12 महीने में खर्च कर दिए और 5500 रुपए मैंने बचाए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ देखिए, तो आप क्या कहेंगे? 39,900 और टोटल इनकम 39,900 है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 3325 रुपए हो जाएगा। 3325 रुपए टोटल खर्चा, टोटल इनकम हो जाएगी। सिलेबस मैंने बोला था, मुझे नहीं पता था कल नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं नोटिफिकेशन का एक सिलेबस मैंने टाइप कराने के लिए दिया है। हाँ 3,000 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी उतनी ही कैलकुलेशन रहेगी। औसत निकालोगे फिर योग निकालोगे, 3,000 मान के भी कर सकते हैं, डेविएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डेविएशन लगाने की ज़रूरत
आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़िएगा। एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 माह के लिए 2200 रुपये है, प्रथम 3 महीने के लिए 2200 रुपये है, औसत 2200 रुपये है, तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 माह का 2550 रुपये है, अगले 4 माह का 2550 रुपये है, तो योग कितना हो जाएगा, 4 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल, 2 5 चौक 20, 2 22 को 2 का हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 5 माह का 3120 दिया हुआ है, औसत 3120 दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दिया 15। अगर पूरे साल का खर्चा देखूं, 6 2 8 6 14 को 4 हासिल 1, 6 6 12 को 2 हासिल 1, 32,400 हो जाएगा। पूरी साल का बेटा 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड किया है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं पूरी साल का खर्चा 32,400 हो जाएगा। उसने कहा यदि वर्ष की कुल बचत, पूरे साल की बचत 1260 दे रखी है, अगर बचत को इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये पूरी साल की इनकम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसने कहा है, हाँ उसने कहा है औसत मासिक खर्च ज्ञात करें, मासिक निकालना है 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 होगा कितना बचेगा, 12 अट्ठे 96 होगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मंथली इनकम कितनी आ जाएगी, 2805 आ जाएगी। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन थे, बताइए आराम से पढ़िएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहना चाहता है आप लोगों से। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। एक ग्रुप है, उसका औसत जो दिया हुआ है वो 17 साल दिया हुआ है। 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र जो है वो 16.5 वर्ष में परिवर्तित हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था मेरे भाई। यानी कुछ बच्चे थे n बच्चे थे ग्रुप में, इनका एवरेज दिया हुआ है 17 एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 छात्र मंच से जुड़ते हैं। 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 छात्र मंच से जुड़ते हैं, तो क्या हर एक छात्र जो है वो 1 साल उम्र कम लेके आ रहा होगा? तो मेरे भाई 10 व्यक्ति क्या 10 साल उम्र कम लेके आ रहे होंगे? हर एक व्यक्ति जो है वो 1 साल कम उम्र लेके आ रहा होगा, तो 10 व्यक्ति क्या 10 साल उम्र कम लेके आएंगे? ये जो उम्र कम लेके आए हैं इस वजह से औसत 17 से घट के 16.5 रह गया, यानी औसत जो है वो आधा घट जाता है। अगर हर एक व्यक्ति का आधा वर्ष घटा है और टोटल जो है वो 10 वर्ष हम लोगों को घटाने हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? यानी वर्तमान में 20 लोग हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 20 लोग हैं। ये 20 लोग कब बने हैं? 10 के आने से बने हैं। तो अगर उन 10 को हम लोग हटा देंगे तो शुरुआत में जो पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 10 लोग थे। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो 20 लोग हम लोग बताएंगे, और अगर शुरुआत में हम लोगों से पूछा जाएगा तो 10 लोग हम लोग बताने वाले हैं। उसने कहा छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था, तो शुरुआत में जो है वो 10 लोग थे मेरे भाई। शुरुआत में जो है वो 10 लोग थे मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बंद कर दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ गई है। मैं दोबारा से एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं शुरुआत में मुझे लोगों की संख्या नहीं पता है कितने लोग हैं।
इन सब का एवरेज दिया हुआ है, 17 एवरेज दिया है। अगर मैं 17 से कम एज वाले लोगों को लाता हूं तो वो औसत को घटाएंगे। अगर मैं 17 साल की एज वाले बच्चों को लाता हूं तो वो औसत में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं 17 से ज्यादा एज वाले बच्चों को लाता हूं तो वो औसत को बढ़ाएंगे। मैं 16 साल एज वाले बच्चों को ले आया, 16 साल एज वाले बच्चों को ले आया, यानी हर एक बच्चे की उम्र 1 साल कम है। तो क्या 10 जो व्यक्ति आए होंगे वो 10 साल उम्र कम लेके आ रहे होंगे, यानी टोटल उम्र जो है वो 10 साल कम होने वाली है। टोटल उम्र जो है वो 10 साल कम होने वाली है। उसने कहा है औसत जो है वो 17 से 16.5 हो जाता है, यानी औसत आधा घट गया है। औसत घटने का मतलब है हर एक व्यक्ति की आयु आधा घट गई है। अगर हर एक व्यक्ति की आयु आधा घट गई है तो 10 आयु जो है कितने व्यक्तियों की घटेगी, तो टोटल घटने वाली आयु को एक व्यक्ति की आयु से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टोटल 20 लोगों की घटेगी। अगर 20 लोगों की घटेगी तो ये वर्तमान के लोग हैं 20, और मेरे प्यारे दोस्त अगर वो शुरुआत की पूछता है तो 20 में से उन 10 को घटा देंगे जो अब ऐड हुए हैं। तो 20 में से 10 गया तो शुरुआत में कितने लोग होंगे, 10 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है, ठीक है बेटा, डेविएशन ही यूज किया है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। मैथ का रिवीजन कैसे करें? 2x की स्पीड लगाइए, एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस को थोड़ा सा देखिए, उनमें क्या देखा है आपने उनके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाइए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं मेरे भाई, वो 5-5 6-6 8-8 10-10 क्वेश्चन बनाने। 0.5 क्या है बेटा, वो औसत में चेंज आया है, पहले औसत 17 था, अब औसत 16.5 रह गया है। तो कितना कम हुआ, आधा कम हुआ, 0.5 कम हुआ। और हमें कम कितना करना है, 10 वर्ष आयु कम करनी है। तो कितने लोगों को रखना होगा, 10 को 0.5 से डिवाइड किया है, 20 लोगों को रखना होगा, 20 लोगों का मिला के आधे के हिसाब से, तब 10 किलो कम होगा, ठीक है, 10 वर्ष कम होगा, ठीक है दोस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 119 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। थ्यागू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं। थ्यागू एक दोस्त है, उसके 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं, यानी टोटल के आधे अंक जो है उसे प्राप्त हुए हैं। 50% का मतलब है जितने टोटल अंक हैं उसके आधे अंक उसे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वे अंक इस अनुपात में हैं, पहले विषय में उसके 20 अंक होते हैं, दूसरे विषय में उसके 18 अंक होते हैं, तीसरे में 16, चौथे में 14 और पांचवें में 12 अंक उसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर पास होने के लिए अधिकतम अंक का 60% है, अगर वो पास होना चाहता है तो उसके 60% नंबर आने चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स का 60% प्यारे दोस्त आना चाहिए, और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, यानी चारों के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं पांचों के वो समान हैं बच्चे। परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। परीक्षा में वो कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा यानी फेल रहा वो आपसे ये पूछना चाहता है। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए, सभी विषयों को मिलाकर उसके आए हैं 50% नंबर। ध्यान से सुनना बहुत आराम से। अगर मैं देखूं सभी विषयों को मिलाकर उसके कितने नंबर बैठ रहे हैं, 20 और 18 38 होता है, 38 और 6 44 और 10 54 होता है, 54 और 4 58 और 10 68 होता है, 68 और 2 70 और 10 80 होता है। यानी मेरे हिसाब से उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं पांचों विषयों को मिलाकर। उसने कहा है ये 50% अंक होते हैं, यानी ये आधे अंक होते हैं, तो क्या पूरे अंक जो रहे होंगे वो 160 रहे होंगे। अगर आधे अंक 80 हैं तो पूरे अंक जो रहे होंगे वो 160 रहे होंगे। 160 ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी इतने में से नंबर मिले हैं। कितने सब्जेक्ट के हैं, तो आपने कहा 5 सब्जेक्ट के हैं।
अगर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स मैं आपसे पूछूं तो 32 नंबर का एक पेपर है। ये भी 32 का पेपर है, 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 ये भी 32 का पेपर है। सभी के अंक समान है बोला हुआ है। पांचों के मिला के टोटल 160 अंक बैठ रहे हैं, यानी 32 में से इसके 20 आए। अब उसने कहा है जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके 60% आने चाहिए पास होने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स का जब मैं 60% निकालता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स का 60% जो है वो 19.2 आता है। यानी अगर आपके 32 में से 19.2 नंबर आएंगे तो आप लोग पास होंगे, और अगर आपके 19.2 से कम आते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। इसके 32 में से कितने हैं? 20 हैं, 19.2 से ज्यादा हैं, ये पास हो गया। बाकी सब जो है 19.2 से कम है, ये सारे के सारे फेल हो गए। उसने पूछा है परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, कितने विषयों में फेल रहा, तो इन चारों विषयों में वो फेल रहने वाला है। इन चारों विषय में वो फेल रहने वाला है, केवल एक विषय में पास होगा। केवल एक विषय में मेरे भाई पास होगा। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? उसने टोटल का 50% उसे मिला है। टोटल जो उसे अंक मिले हैं वो 80 हैं, ये आधे अंक है। 50% मतलब आधे अंक हैं। तो टोटल जो पांचों के नंबर होंगे वो 160 होंगे। अब टोटल 160 बैठ रहा है, पांचों का अधिकतम अंक, तो प्रत्येक पेपर 32-32 नंबर का होगा। उसने कहा है उसके 60% नंबर आएंगे तो वो पास होगा। तो आपने 32 का 60% निकाल दिया, यानी 19.2 आएंगे तो वो पास होगा। तो वो केवल एक विषय में पास होगा, बाकी सब में जो है वो फेल होगा। तो उसने फेल वालों की संख्या पूछी है, तो 4 विषय में वो फेल रहेगा। 32 कैसे आया बेटा? मैक्सिमम मार्क्स वो होते हैं जिनमें से मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर सबको मिला के 80 बैठ रहे थे तो सबको मिला के आधे अंक आए हैं 50%, तो सबको मिला के टोटल अंक 160 हो जाएंगे। भाई आधे 80 हैं तो पूरे अंक 160 हो जाएंगे। यानी सभी अंकों को मिला के मैक्सिमम मार्क्स 160 बैठ रहे हैं। तो प्रत्येक पेपर कितने का होगा? 5 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक पेपर 32 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा है बेटा अगर 50% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू 160 होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं आधा जो है वो 80 है, तो पूरा कितना होगा? 160 होगा। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? आराम से चीजों को समझिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एवरेज 50 का मतलब है पांचों सब्जेक्टों को मिला के टोटल नंबर का आधा उसने प्राप्त किया है। अगर पांचों नंबर 500 के होते हैं, पांचों सब्जेक्ट 500 के होते हैं तो उसके 250 नंबर आए। पांचों 400 के होते हैं तो उसके मेरे भाई 80 नंबर, 400 का आधा 200 नंबर आए हैं सारे मिला के। तो सारे मिला के अगर उसके 80 बैठ रहे हैं, आधे अंक 80 बैठ रहे हैं, तो पूरे अंक 160 होंगे। कौन सा फेल पास वाला क्वेश्चन नहीं करवाया भाई, मुझे बताओ? कौन सा फेल पास वाला क्वेश्चन नहीं कराया? तभी तो मैं बताऊंगा कि वो कौन से चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है, फटाफट मुझे बताइएगा। देखिए मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। ये मैच एक्स है, इसमें टोटल 20 खिलाड़ी हैं और इसके समूह का औसत जो है वो 40 आप लोगों को दिया हुआ है। एवरेज 40 आप लोगों को दिया हुआ है। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल के साथ जोड़ा जाता है, एक अन्य खिलाड़ी आता है, एक अन्य खिलाड़ी आता है, अगर वो व्यक्ति 40 का ही आएगा, अगर वो 40 ही रन बनाएगा तो मेरे भाई औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 40 से कम रन बनाएगा तो औसत घटेगा, अगर ये 40 से ज्यादा रन बनाएगा तो औसत बढ़ेगा। मेरे भाई ये बात आप लोग जानते हैं।
उसने कहा है इसके रनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो औसत 1 रन से कम हो जाता है। 1 रन से कम होने का मतलब है औसत अब 39 हो जाता है। टोटल 21 व्यक्ति हो जाते हैं। ए को जोड़ दिया, टोटल 21 व्यक्ति हो गए। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर औसत 1 घट रहा है, अगर औसत 1 घट रहा है तो ये जो व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति के रन कितने होंगे? ये व्यक्ति 40 से कम रन बनाएगा। अगर इसने आके औसत को घटा दिया तो जरूर इसके रन जो होंगे वो 40 से कम होंगे। कितने रन कम होंगे मेरे भाई? अगर औसत 1 घट रहा है तो 21 व्यक्तियों का एक एक घटेगा, तो क्या 21 घट जाएंगे? यानी इसने जो रन बनाए होंगे वो 21 रन कम बनाए होंगे, यानी इसके जो रनों की संख्या रहेगी वो 19 रहेगी। अगर ये 40 से कम रन बनाता है तभी तो औसत घटेगा, और औसत 1 घटने का मतलब है हर एक व्यक्ति का 1 रन घट जाना। हर एक व्यक्ति के 1 रन घटने का मतलब है 21 रन कम बनाना, और 21 रन कम बनाने का मतलब है 40 से 21 रन कम बनाए होंगे। तो क्या इस व्यक्ति ने आप लोगों के 19 रन बनाए होंगे? यहां तक की बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़िए। उसने कहा है नए खिलाड़ियों के शामिल होने के बाद, यानी अब टोटल 21 खिलाड़ी हैं और एवरेज दिया हुआ है 39। इनके शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। अगर 11 रन अधिक बनाता है तो हर एक खिलाड़ी 11 रन अधिक बनाएगा, तो एवरेज 11 बढ़ जाएगा। यानी कि एवरेज 11 बढ़ने का मतलब है इन 21 व्यक्तियों का एवरेज जो है वाई मैच में 11 रन बढ़ जाएगा। 39 में 11 बढ़ के क्या एवरेज अब 50 हो जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति पिछले मैच के मुकाबले 11 रन फालतू बनाता है तो क्या उसका एवरेज जो है वो 11 रन बढ़ जाएगा। एवरेज 11 रन बढ़ने का मतलब है अगर पहले एवरेज 39 रहा होगा तो अब 11 रन बढ़ के अब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है। एक और खिलाड़ी बी जो है वो समूह में शामिल होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आने वाला व्यक्ति 50 का आएगा तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 50 से कम आएगा तो औसत घटेगा, और अगर 50 से ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा। जब वो व्यक्ति ऐड हुआ तो टोटल हो गए 22 मेंबर। औसत में क्या हुआ, और औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, यानी औसत 50 से बढ़ के कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। 2 की वृद्धि हो गई, यानी आने वाला व्यक्ति अगर औसत को बढ़ा रहा है तो ये 50 से ज्यादा ही आया होगा। कितना ज्यादा आया होगा देख लो। औसत में 2 की वृद्धि हुई है। औसत में 2 की वृद्धि होने का मतलब है हर एक व्यक्ति के रनों में 2 की वृद्धि होना, यानी इस व्यक्ति ने औसत से 44 रन ज्यादा बनाए होंगे। अगर औसत से 44 रन ज्यादा बनाए होंगे तो इस व्यक्ति ने मेरे भाई 94 रन बनाए होंगे। इस व्यक्ति ने 94 रन बनाए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा क्या है, खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रन जो कि 19 हैं, और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रन जो कि 94 हैं। इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो आप कह देंगे 94 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 75 बच जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा, 75। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बोलो मेरे प्यारे दोस्त। एवरेज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, आप लोगों को इसे समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐड हो रहा है और ऐड होने के बाद वो औसत को बढ़ा रहा है तो वो पहले से ज्यादा की चीजें लेके आ रहा होगा। अगर ऐड होने वाला व्यक्ति औसत को घटा रहा है तो पहले से कम की चीजें लेके आ रहा होगा। अगर इस व्यक्ति ने औसत को घटाया है, 1 घटाया है, तो मेरे भाई ये व्यक्ति 40 से कम क्या रन बनाएगा। ठीक है, तो कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है, तो 21 व्यक्तियों का 1 के हिसाब से 21 रन कम बना रहा होगा।
21 रन कम बना रहा होगा तो 40 में से 21 घटा दो, ये केवल 19 रन बनाना होगा। ठीक है। सर 50 कहां से आया? ये वाला बेटा देखो, ये क्या है, औसत 39 है। अगर ये 39 औसत है, हर व्यक्ति अपनी पारी में 11 रन ज्यादा बनाता है। जितने रन ज्यादा बना रहे हैं उतना ही औसत बढ़ जाएगा। हर पारी में 11 रन बढ़ेंगे तो औसत में भी 11 बढ़ जाएगा। अगर औसत में भी 11 बढ़ जाएगा तो नया औसत जो है वो 50 हो जाएगा। अब एक व्यक्ति और हमने ऐड करा, उसने आके औसत को बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, तो भाई साहब वो 50 से ज्यादा ही बनाएगा। कितने ज्यादा बनाएगा? औसत 2 बढ़ाने का मतलब है हर एक पारी में 2 बढ़ जाना। हर एक पारी में 2 बढ़ जाने का मतलब है 44 रन ज्यादा बनाना, यानी ये व्यक्ति 94 रन बनाएगा। देखिए, कुछ बच्चों की ये समस्या हो सकती है कि जी अब तक बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन एवरेज थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। एवरेज बेसिकली हम लोगों को मन से सोचना होता है और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। एवरेज अगर आपने ढंग से समझ लिया तो मेरे भाई फिर कभी आप एवरेज को नहीं भूलोगे। मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अब मैं इसको समझा देता हूं। देखिए, ये मैच एक्स है, इसमें 20 रनों 20 पारियों का औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो इन 20 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब इसमें एक व्यक्ति ए और जुड़ जाता है, टोटल 21 व्यक्ति हो जाते हैं ए के जुड़ने की वजह से। अब औसत 1 घट जाता है, यानी 40 से 39 हो जाता है। तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा? 21 निम्मा 189 को 9 हासिल 18, 21 तिया 63, 63 और 18 कितना हो जाएगा? 8 3 11 81 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर 20 व्यक्तियों का योग जो है वो 800 है और ए के जुड़ने से 21 व्यक्तियों का योग 819 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या ए ने 19 रन बनाए होंगे? क्या ए ने 19 रन बनाए होंगे? पहला ए का वैल्यू तो ये आ चुकी है आपके सामने। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। ठीक है। उसने कहा कि पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में, मैच वाई में, हर एक व्यक्ति 11 रन फालतू बनाता है। तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि अगर आप हर संख्या में 11 जोड़ोगे तो औसत में भी 11 जुड़ जाएगा। यानी कि 21 व्यक्तियों का औसत जो है वो हर पारी में 11 बढ़ रहा है, तो 39 में 11 जुड़ जाएगा, औसत में भी 11 जुड़ जाएगा। क्या नया औसत जो है वो 50 हो जाएगा? अगर नया औसत 50 हो जाएगा तो इसका योग कितना होगा? 21 व्यक्तियों का औसत 50 है, तो क्या 21 व्यक्तियों का योग 1050 हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसमें एक और व्यक्ति बी जुड़ जाता है तो टोटल 22 व्यक्ति हो जाएंगे। बी के जुड़ने से टोटल 22 व्यक्ति हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर टोटल 22 व्यक्ति होते हैं तो औसत में 2 का परिवर्तन आ जाता है, 50 से बढ़ के औसत 52 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 22 दूनी 44 को 4 हासिल लगे 4, 22 पंजे 110 और 4 114 हो जाएगा। हो जाएगा। 21 व्यक्तियों का योग 1050 था, 22 व्यक्तियों का योग बी के जुड़ने की वजह से 1144 हो गया। तो बी ने कितने रन बनाए भैया जी? घटा दीजिए, 94 रन बनाए। ये बी के रन आ चुके हैं। उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, बी और ए का डिफरेंस पूछा है, तो 75 आ जाएगा। ये मेरे भाई सिंपल मेथड था, ये इसका डेविएशन था। आप डेविएशन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप सिंपल मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, डेविएशन पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बिना काम करे भाई साहब ये चाहते हो कि क्लास में बस बगल में हाथ देने से चीजें कवर हो जाएंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी। 10-5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे आपको डेविएशन सोचना पड़ेगा, तब डेविएशन पे जाके कमांड बनेगी, है ना। मेथड के लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड, मतलब स्पीड होनी चाहिए। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहना चाह रहा है? 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 है। अब आप ध्यान से सुनना, 50 लोगों के पास जो है, 50 लोग हैं, औसत धनराशि 40 दी हुई है। तो आप मुझे बताइए क्या 50 लोगों के पास टोटल मिला के धन कितना है? आपने कहा 2000 है।
है क्या? अब उसने कहा है वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं। ये 2000 रुपए एक थैले में रख दिए गए हैं, परंतु उसमें से 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। 500 रुपए भाई साहब चोरी हो चुके हैं। अगर 500 रुपए चोरी हो चुके हैं तो कितने रुपए उस थैले में बचे होंगे? 1500 रुपए उस थैले में बचे होंगे। कुल एन लोगों को कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं। इसमें से एन लोग ऐसे हैं जो पैसा ना नहीं लेने पर सहमत होते हैं कि भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चे। ठीक है, उसने कहा है और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती है, जिससे उनमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। अगर 1500 रुपए व्यक्तियों में बांटे गए हैं, बराबर बराबर बांटे गए हैं, सबको 50-50 रुपए मिलते हैं, तो क्या ये जो 1500 की राशि होगी ये 30 लोगों में बटी होगी? आपने कहा जी बिल्कुल बटी होगी। अगर वो ये पूछता है कितने लोगों में बटी, तो आप कह देंगे 30 लोगों में बटी। उसने पूछा है कितने लोगों में नहीं बटी बच्चे, जिससे उनमें से हर एक को 50, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितने लोगों को नहीं बटी है। टोटल लोग 50 थे, उसमें से 30 को बट चुकी है, तो मेरे भाई कितने लोगों को नहीं बटी राशि? तो आप कह देंगे 20 लोगों को नहीं बटी राशि। कितने लोगों को नहीं बटी? तो आप कह देंगे 20 लोगों को राशि नहीं बटी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी यहां आपने 40 क्यों 39 क्यों लिया है, 40 क्यों नहीं लिया? तो मेरे भाई उसने कहा है जुड़ने के बाद, इस लाइन को पढ़िए ना, उसने ये कहा है कि नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद तो औसत 39 हो गया है, इसलिए औसत 39 लिया है। वाई मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाते हैं। हर व्यक्ति 11 रन अधिक बना रहा है, तो इस वाले औसत में 11 जुड़ जाएगा, क्योंकि जुड़ने के बाद 39 है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, एन जो थे, अब यहां ध्यान से समझो, एन लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं, यानी वे लोग हैं जो पैसा नहीं लेते हैं। तो हमें उन लोगों की संख्या निकालनी है जो पैसा नहीं लेते हैं। 50 में से 30 लोगों ने पैसा लिया, तो 20 लोगों ने पैसा नहीं लिया होगा। आइए फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 122 का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 122 का जवाब क्या होगा? कक्षा ए और कक्षा बी के गणित में औसत अंक क्रम से 80 और 99 है। दो कक्षा हैं ए और बी। अगर मैथ में इनका एवरेज पूछा जाए तो इसमें 80 एवरेज है और यहां मेरे प्यारे दोस्त 99 एवरेज है। ठीक है, कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 है। यहां कक्षा ए में टोटल छात्रों की संख्या 45 है और कक्षा बी में टोटल छात्रों की संख्या 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं, हर एक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए गए, 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए गए, जिसके कारण दोनों कक्षा ए और कक्षा बी की कुल मिलाकर औसत जो है वो 3 बढ़ जाता है। औसत जो है वो 3 बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त हटाए गए अंकों का औसत ज्ञात करें कि हटाए गए अंकों का औसत क्या होगा। ठीक है, हटाए गए अंकों का औसत क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताइए। प्रत्येक से 5-5 अंक निकाले गए हैं, 5-5 न्यूनतम अंक निकाल दिए, इससे भी 5 निकाल दिए, इससे भी 5 निकाल दिए, क्या टोटल से 10 निकल चुके होंगे? इससे भी 5 निकाल दिए हैं, इससे भी 5 निकाल दिए हैं, क्या टोटल से 10 निकल चुके होंगे? अगर मैं संख्या का रेशो निकालना चाहूं, यहां 9 विद्यार्थी थे, यहां 9 सब्जेक्ट थे, यहां 10 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्टों के अंक जो है वो निकाल दिए गए हैं, दोनों से एक एक अंक निकाल दिया गया है। छोटा कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर इस वाली क्लास का योग पूछूं तो एवरेज में संख्या की गुणा कर दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्लास का जो एवरेज बैठेगा वो 720 बैठेगा। आपने कहा बिल्कुल बैठेगा। इस क्लास का जो एवरेज बैठेगा वो 990 बैठेगा। आपने कहा बिल्कुल बैठेगा। बैठेगा या नहीं? तो
आपने कहा बिल्कुल बैठेगा। अगर कंबाइन का एवरेज निकालूं तो आप कहेंगे 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 9 और 7 16 और 1 17। क्या कंबाइन का योग इतना बैठेगा? अगर कंबाइन के योग को टोटल संख्या से डिवाइड कर दूं तो क्या दोनों का मिला के एवरेज 90 आ रहा होगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा होगा, दोनों का मिला के एवरेज 90 आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग जो है इन दो संख्याओं के अंकों को निकाल देते हैं, दो संख्या के अंकों को निकाल देते हैं, एवरेज जो है वो 3 बढ़ जाता है। एवरेज जो है वो 3 बढ़ जाता है। क्या एवरेज जो है अब वो 93 हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त उन संख्याओं को हटाने के बाद एवरेज जो है वो 93 हो चुका है, तो टोटल 19 में से दो संख्याएं निकाल दी तो क्या एवरेज 93 हो गया? तो आपने कहा बिल्कुल हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, अगर एवरेज 93 है तो उन 17 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? भाई एक बात मुझे बताइए, ये 19 संख्याएं थी, इसमें से 2 घटा दी हैं मेरे भाई, तो 17 संख्याओं का एवरेज 93 है, तो योग कितना हो जाएगा? आपने कहा 17 तिया 51 को 1 हासिल लगे 5, 17 निम्मा 153 और 5 158 हो जाएगा। यानी उन 17 संख्याओं का योग जो है 1581 हो जाएगा। 19 संख्याओं का योग 1710 था, निकालने के बाद योग 1581 हो गया। तो जो निकाली संख्या वो मेरे प्यारे दोस्त कितने योग की होंगी? इसमें से इसे घटा दो, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, यहां 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहां 16 में से 15 गया 1 बचेगा, और दो संख्याओं का योग इतना है तो 2 का एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 64.5 हो जाएगा। तो निकाली गई संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? निकाली गई संख्याओं का एवरेज जो है वो 64.5 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? परेशान मत हो, दोबारा से समझ लो। परेशान नहीं होना है मेरे भाई, दोबारा से आप लोगों को समझनी होगी। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत आराम से मेरी बात सुनिएगा। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। जैसा आप लोग जो है, जैसा आप लोग चाहते हैं, आप ये चाहते हैं इसको 45 ही रहने दें, आप ये चाहते हैं इसको 50 ही रहने दें, दोनों से 5-5 संख्या निकाली गई हैं, इसे 10 ही रहने दें, उससे भी आंसर इतना ही आएगा। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर आप इन वैल्यूज को भी लेके करेंगे तो आंसर भी उनसे ही आएगा। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं उस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक बात बताई कि 2 क्लास हैं, एक ए है और एक बी है। आपने कहा जी ठीक है। ए का एवरेज जो दिया हुआ है, ए का एवरेज जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है मैथ्स में। अगर बी के एवरेज की बात करूं, 17 या 51 को 1 हासिल 5, 17 निम्मा 153 और 5 158 होता है। सही तो है यार। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं बी का एवरेज कितना दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, ठीक है। ए में जो विद्यार्थी दिए हुए हैं वो 45 विद्यार्थी दिए हुए हैं, और बी में जो विद्यार्थी दिए हुए हैं वो 50 विद्यार्थी दिए हुए हैं। मैंने ऐसे पहले भी क्वेश्चन कराए हैं कि एवरेज जब भी आपको अलग अलग क्लास दी हुई हो तो आप विद्यार्थियों की संख्याओं का रेशो निकाल सकते हैं, उसे छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि इसमें से 5 न्यूनतम अंकों को निकाल दिया गया, इसमें से 5 न्यूनतम अंकों को निकाल दिया गया, क्या दोनों को मिला के 10 अंकों को निकाल दिया गया है? मैंने ये वो संख्या लिख ली जिनको निकाला गया है। ये बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इन संख्याओं का एवरेज ले लिया, रेशो ले लिया। मैंने 5 से काटा 9 बार कटेगा, 5 से काटा 10 बार कटेगा, 5 से काटा 2 बार कटेगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन हो चुका है कि इस कक्षा में 9 विद्यार्थी थे, इस कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, दोनों से एक एक अंक निकाल दिया गया है, तभी तो 2 अंकों को कम किया है। तो मेरे भाई अब एवरेज 3 बढ़ जाता है, तो निकाले जाने वाली संख्याओं का औसत कितना होगा? जस्ट मैंने इनका रेशो निकाल लिया।
मेरे भाई एवरेज की गुणा संख्या में करते हैं तो योग आता है। एवरेज की गुणा संख्या में करते हैं, हां, एवरेज की गुणा संख्या में करते हैं तो योग आता है मेरे भाई। हमने देखा कि ए क्लास का योग 720 बैठ रहा था, बी क्लास का योग 990 बैठ रहा था। मैंने दोनों क्लास का योग निकाला, 1710 बैठ गया। दोनों क्लास के विद्यार्थियों से डिवाइड कर दिया, औसत 90 आ गया। यानी सभी अंकों का औसत जो बैठ रहा है वो 90 बैठ रहा है। अब इसमें से दो न्यूनतम अंक निकालने हैं मेरे प्यारे दोस्त, दो न्यूनतम अंक निकालने हैं तो औसत 3 बढ़ जाता है। औसत अगर 90 बैठ रहा है तो क्या निकलने के बाद औसत 93 हो जाएगा? अगर दो अंकों को निकाल दिया गया है तो क्या 19 की जगह केवल 17 अंक रह जाएंगे? यानी 93 औसत है 17 अंकों का, तो योग 1581 हो जाएगा। यानी सभी अंकों का योग 1710 है। उन दो अंकों को निकालने के बाद योग 1581 रह गया। तो अगर इसमें से इसे घटा दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वो जो दो अंक निकाले हैं उनका योग क्या रहा होगा। लेकिन उसने उन संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दो संख्याओं का योग अगर ये है तो एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, 64.5 उन संख्याओं का एवरेज आपके सामने आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं आज क्वेश्चन की सीट आप लोगों को दे दूंगा, है ना। लगभग 50 क्वेश्चन के करीब की सीट जो है वो शाम तक आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस सीट को जरूर लगा लेना। कुछ क्वेश्चंस पे आपको ऐसी फील आएगी कि ये क्वेश्चंस क्लास में हुए नहीं हैं। थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हमने किया हुआ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, एवरेज अपने आप हो जाएगा। अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एवरेज में प्यारे दोस्त दिक्कत हो, ठीक है। बेटा 5 न्यूनतम अंकों को निकाल दिया गया। 5 न्यूनतम अंकों का मतलब है 5 विद्यार्थियों के अंक निकाल दिए गए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है आगे। टोटल 125 क्वेश्चन है और 123वां क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। छात्रों के ए, बी और सी 3 समूह हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। ये 3 समूह आप लोगों को दिए हुए हैं। इसमें 40 छात्र दिए हुए हैं, इसमें 50 छात्र दिए हुए हैं, इसमें 70 छात्र आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। परीक्षा में ए समूह के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, ये एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज आप लोगों को दिया हुआ है। समूह बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है वो 60 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि सभी तीनों समूह को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। सभी तीनों को मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक ये तो हमने किया है। मेरे प्यारे दोस्त फिर से ये संख्या दे रखी है, आप रेशो निकाल लीजिए, 4, 5, 7 रेशो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एवरेज की गुणा संख्या में करिए तो यहां योग 280 आएगा। 60 की गुणा 5 में करिए तो यहां योग 300 आएगा। मुझे नहीं पता इनका एवरेज। 7 की गुणा ए में करेंगे, यहां योग 7 आएगा। और अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं सबको जोड़ दूं तो ये सबका योग आ जाएगा। अच्छा, टोटल संख्या है कितनी? 7, 5, 12 और 4, 16। अगर सभी का औसत 80 है तो सभी का योग कितना हो जाएगा? 16, 8, 128, 1280 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 300 और 280, 580 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1280 में से 580 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 700 बचेगा। और मेरे प्यारे दोस्त 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस क्लास का जो एवरेज आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। इस क्लास का जो एवरेज आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, ठीक है। इस क्लास का जो एवरेज आ जाएगा वो 100 आ जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी। नेक्स्ट 124 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। कल से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक यूनिट है। इस यूनिट को खत्म करके तब हम अगली यूनिट की तरफ आएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, एसआई और सीआई, ये पांचों जो है ये एक यूनिट में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। एक लड़के ने ABCDEF नामक 6 पुस्तकें क्रम से, ये 6 पुस्तकें हैं मेरे भाई, ABCDE और F। मेरे भाई ये 111 रुपए की है, ये 95 रुपए की है, ये 50 रुपए की है, ये 125 रुपए की है, ये 75 रुपए की है और ये X रुपए की है। लागत पर खरीदी है। ठीक है, अगर इन पुस्तकों की औसत लागत, इन पुस्तकों की औसत लागत जो है वो BCD की औसत लागत से 6 अधिक है। अच्छा, BCD की औसत लागत क्या होगी? BCD की औसत लागत, तो आप क्या कहने वाले हैं, BCD का योग निकाल लो। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 12 और 1 13, 5 18 9 27। BCD का योग 270 आएगा, तो औसत कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। उसने कहा है इन सब की जो औसत लागत है वो BCD के औसत से 6 ज्यादा है। औसत से 6 ज्यादा है, तो क्या इन सब का एवरेज 96 हो जाएगा? क्या इन सब का एवरेज 96 हो जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग डेविएशन लगा दो। 96 से ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है मेरे भाई। 96 से ये कितना कम है? 1 कम है। 96 से ये कितना कम है? माइनस का 46 कम है। 96 से ये कितना ज्यादा है? तो 29 ज्यादा है। 96 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे माइनस का 21 कम है। यही तो कम है मेरे भाई। ये एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। आपने कहा प्लस वाले जोड़ लो, 29 और 15 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। यहां देखेंगे 21 और 1 22, 46 और 22 कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? 46 और 1 47, 47 और 1 48 और 20 68 हो जाएंगे। यानी मेरे भाई 44 में से 68 जाएगा, -24 आएगा। -24 आएगा। अगर इन सबको सॉल्व करके -24 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? +24 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू मानी हुई वैल्यू से 24 ज्यादा होगी। x की वैल्यू मानी हुई वैल्यू से 24 ज्यादा। 96 में 24 जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 120 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 120 आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, होमवर्क का है आपका क्वेश्चन। मैं फिर से आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, एवरेज बहुत आसानी से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी कुछ टाइप ऐसे हो सकते हैं। मैंने कब बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि बहुत बार आपको क्लास में ऐसा लगेगा कि आज कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। मेरे भाई जहां आपको ये लगे ना कि ये मुश्किल टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना, वो टॉपिक आपका बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जहां लगे ये आसान टॉपिक था, सब कुछ समझ में आ गया, प्रैक्टिस वहां भी करनी है, लेकिन थोड़ा कम टाइम देने की जरूरत है। छोड़ना मेरे भाई कुछ भी नहीं है। कहां से क्या चीज पूछ ली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एवरेज में जितना बेहतर हो सकता था, जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर जो है मैंने कराने की कोशिश की है। ठीक है, मैं इस चैप्टर की पूरी सीट आज आपको शाम तक दे दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। कल से जो आप लोगों का स्टार्ट होगा वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा। कल एक बार हम लोग जो है अपने सिलेबस की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि सिलेबस को हम लोग किस तरीके से खत्म करेंगे। प्रैक्टिस थोड़ी सी करना। आज क्लास के बाद आपको 2-3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल मैथ के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा और उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें बहुत अच्छे से कवर हो पाएंगी। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।